नमस्कार। खेत खलिहान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, बाढ़ की आपदा प्रत्येक साल हमारे बिहार को प्रभावित करती है। बड़े पैमाने पर कृषि फसलें नष्ट होती हैं। जब फसलें नष्ट हो जाती हैं तो किसानों की आमदनी का जरिया भी रुक जाता है। ऐसी परिस्थिति में किसान क्या करे? तो हमारे कृषि वैज्ञानिक और हमारी सरकार प्रयास करते हैं कि किसानों की आमदनी को अनवरत बनाया रखा जाए। इसके लिए कृषि वानिकी का सहारा लेने की बात हमारे कृषि वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि किसान उसका सहारा लें और उससे अच्छी आमदनी प्राप्त करें। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वृक्षारोपण एक अच्छा विकल्प है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वृक्षारोपण हमारे किसान भाई आप कैसे करेंगे, इस विषय पर आज हम आपको जानकारी दिलाना चाहेंगे। हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर R.K. झा जी को, जो मुख्य वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में पदस्थापित है। आपका स्वागत है। हम सबसे पहले तो सर ये आपसे जानना चाहते हैं कि कृषि वानिकी जो समेकित कृषि प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, उसका इस्तेमाल जो है हमारे जो किसान हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में करेंगे, और करेंगे तो कैसे करेंगे? किसान भाई, ये बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94 लाख हेक्टेयर है। उसमें 57 लाख हेक्टेयर में तो किसान बहुत आसानी से खेती करते हैं, उसमें 2-3 फसल साल में लेते हैं। लेकिन जो क्षेत्र है उत्तरी बिहार का, वो 7 लाख हेक्टेयर, इसमें हर एक साल जो है लगभग 15 से 20 दिन तक पानी रहता है। किसी किसी क्षेत्र में 2 महीने तक पानी रहता है। तो इसमें किसान भाई ना तो मछली का उत्पादन कर सकते हैं, ना खेती बाड़ी कर सकते हैं। लेकिन ये जो भूमि होती है ये बहुत समस्याग्रस्त होती है, क्योंकि पानी जब जमा होता है तो उसमें लवण का डिपोजिशन हो जाता है, तो उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और क्लोराइड का डिपोजिशन होता है। उसी तरह से दक्षिणी बिहार का जो 5 लाख हेक्टेयर है, दियारा ताल क्षेत्र, उसमें भी 15 से 20 दिन तक लगभग पानी रहता है। तो इन क्षेत्रों में जो है भूमि क्षरण बहुत होता है। अब भूमि क्षरण होने से इसमें पोषक तत्वों की भी कमी होती है। तो इन क्षेत्रों के लिए किसान भाई जब वृक्षारोपण करें तो उसके पहले कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग का मतलब ये कि आपको ये जानना है कि इसमें पानी कितना दिन रहता है और उस पानी का ऊंचाई कितना दूर तक जाता है। सपोज कीजिए कि कोई क्षेत्र है जिसमें 50 सेंटीमीटर तक पानी जमा होता है, तो उन क्षेत्रों का जो है क्षेत्रों में हमको पेड़ लगाने के लिए 1 मीटर ऊंचाई तक का मौंड बनाना पड़ता है। और जिसमें 15 से 20 सेंटीमीटर तक पानी रहता है तो उसमें 50 से 70 सेंटीमीटर तक आपको मौंड बनाना पड़ेगा। लेकिन मौंड बनाने में भी समस्या है। मौंड जब आप बनाएंगे, ऊंचा उसको करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि उजला उजला कुछ परत उसमें चढ़ा हुआ है, जो कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम का है। और उसका जब नीचे जाएंगे मिट्टी में तो उसमें भी जो है जड़ नीचे तक नहीं जा पाता है। तो सभी के लिए क्षेत्रफल का उसका मिट्टी का जांच कराना आवश्यक है। मिट्टी का जांच कराने के बाद ये पता चलेगा कि नीचे कितनी दूरी तक मिट्टी है। और इसमें मिट्टी में भी जो है आपको ये जानना पड़ेगा कि इसमें बालू कितना है, सिल्ट कितना है, क्ले कितना है। क्योंकि यदि किसी मिट्टी में सिल्ट की कमी है और आप पौधा लगा देंगे तो बाढ़ जब आएगा तो क्या होगा कि उसका मिट्टी नीचे से बह जाएगा और पेड़ तो रहेगा और उसका सिर्फ जड़ दिखेगा और कुछ दिन के बाद पेड़ गिर जाएगा। इसीलिए पेड़ लगाने के पहले जो है 2 चीज़ का है कि पेड़ जो है हमारा छोटा रोटेशन का है। छोटा रोटेशन का मतलब कि हम उसको 8 से 12 साल में काटना है, या फिर हमको बड़ी दूरी का मतलब लंबे रोटेशन का क्रॉप लगाना है, जो कि 25 से 30 साल में कटता है। तो जैसे कम समय में पेड़ जो समय में काटा जाता है उसमें है आपको पॉपुलर, यूकलिप्टस, सैलिक्स, पोलिनिया। तो ये सब 10-12 साल में हम काट सकते हैं। इसके अलावा जो है लंबू भी महोगनी की एक प्रजाति है, उसे वो भी आप 10 से 12 साल में प्लाई के लिए, पल्प वुड के लिए, माचिस फैक्ट्री के लिए जो लगाते हैं, फाइबर बोर्ड के लिए तैयार करने के लिए, ये इससे जो है आप हार्डवुड भी बना सकते हैं, फर्नीचर वगैरह का भी बना सकते हैं। लेकिन उसके चिराई के लिए SDR मेथड का उपयोग करना पड़ता है। SDR मेथड में क्या होता है कि हम उसको जो चिराई करते हैं
वो किनारे से नहीं करके साइड से करते हैं, जिससे कि वो चनकता नहीं है। लेकिन अब यह है कि सबसे पहले कि हम उसको लगाएं कैसे, लगाने का है समस्या। क्या है कि यदि आप लगाएंगे और पौधा मर जाएगा तो फिर आपको किसान को फ़ायदा नहीं होगा, और पेड़ लगाने में भी जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आजकल होता है। तो सबसे पहले यदि लवण वाली मिट्टी है तो उसमें जो है आप लवण को हटाने के लिए आपको सल्फर वगैरह का उपयोग करना पड़ेगा, जिंक सल्फेट का, जिप्सम का उपयोग करना पड़ेगा, और उसकी मात्रा जो है मिट्टी के जांच के उपरांत आप कर सकते हैं। फिर यदि कैल्शियम ऊपर में नहीं है और सोडियम ऊपर में नहीं है लेकिन नीचे में है, जैसे कि उत्तरी बिहार में जो ज़मीन है वो दो तरह का है, एक तो यंग एलुवियल सॉइल है, दूसरा रिसेंट एलुवियल सॉइल। रिसेंट एलुवियल सॉइल में है कि ऊपर मिट्टी है, नीचे फिर बालू है, और जो यंग एलुवियल सॉइल है उसमें सभी लेयर है। तो उसमें ऊपर में जो है कैल्शियम दिखता है, सोडियम का डिपोजिशन दिखता है, नीचे उतना नहीं दिखता है। यंग एलुवियल सॉइल में है कि ऊपर में नहीं दिखेगा, लेकिन वो चूंकि उसमें बालू ज़्यादा है तो सोडियम थोड़ा नीचे चला जाता है। तो इस तरह का जब आप क्षेत्र देखेंगे तो मॉन्ड बना लें। मॉन्ड बनाने में जो है आपको जिप्सम उसमें डालना पड़ेगा, उस जिप्सम मिला करके आप मॉन्ड बना लिए। मॉन्ड बनाने के बाद जो है उसमें जब दो महीने तक पानी रहता है और उसके बाद फिर सूखा हो जाता है। सूखा होने के बाद क्या होता है कि उसमें ड्राइनेस शो करने लगता है, हंगर शो करने लगता है, तो पानी का भी इंतजाम करना है। तो उसके लिए जो है ऊपर में थाली नुमा घेरा बनाना पड़ता है। उस थाली नुमा घेरा बना करके आप उसमें वृक्षारोपण करना है। वृक्षारोपण करने में भी ये ध्यान रखना है कि ये जो क्षेत्रफल है उसमें उस तरह के पौधे को लगाया जाए जो कि पानी को सह सकते हैं। जैसे कि अर्जुन है वो पानी सह सकता है, बबूल है पानी सह सकता है, शीशम है पानी सह सकता है। तो इस तरह के पौधे को लगाना पड़ेगा, उससे आपको वैज्ञानिक से सलाह मशवरा करना पड़ेगा। उसी तरह से उत्तरी बिहार की जो चा है, एकेसिया लेंटिकुलिस बोलते हैं उसको, ये दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी वाली क्षेत्रों में होता है। तो उसमें ये प्रजाति अपने आप ग्रो करता है, और इस प्रजाति में ये खासियत होती है कि वो इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है बढ़ाता है, क्योंकि जब उसकी पत्ती गिरती है तो उसमें मिनरलाइजेशन होता है मिट्टी में, और वो जो है इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा देता है, जिससे कि बाढ़ वाला जो पानी आता है वो सीधा ज़मीन में ग्राउंड वाटर तक लेके जाके छोड़ देता है, और उसका जो पेड़ है उस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सभी प्रजातियों को हमको चुनना पड़ेगा। उसी तरह से यदि छोटी कम समय की प्रजातियां हैं तो उसमें यह ध्यान रखना है कि कौन प्रजाति जो है बाढ़ को, पानी को सह सकता है। जैसे पॉपुलर लगाना है तो पॉपुलर की सभी प्रजाति को लगाइएगा तो आपका हो सकता है मर जाए, लेकिन पॉपुलर में G48 है वो पानी को सह सकता है, A194 है वो पानी को सह सकता है, RD01 है उस पानी को सह सकता है। तो ये जो प्रजातियां हैं ये कृषि विश्वविद्यालय से आपको प्राप्त हो जाएगा, वन विभाग की नर्सरी से लेंगे तो ये सभी प्रजातियां आपको मिल जाएगी। तो किसान भाई तो पहले गड्ढा करें, गड्ढा मॉन्ड बनाना है तो मॉन्ड बनाएं, यदि वहाँ गड्ढा करना है तो उसमें 45 सेंटीमीटर का गड्ढा करें, या 30 सेंटीमीटर का गड्ढा करें, या 60 सेंटीमीटर का गड्ढा करें। गड्ढा करने या मिट्टी उसमें डालते भी हैं, बाहर से भी मिट्टी डालते हैं, तो ये ध्यान रखें कि हमेशा ऊपर वाली मिट्टी को ऊपर में ही डालें, क्योंकि उसमें माइकोरिजा और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो विकसित रहता है, वो पेड़ के जड़ में जाकर के पौधे की वृद्धि आसानी से कर सकता है, और इस तरह से जो भी पौधे लगाएंगे उसकी वृद्धि बहुत तेजी से होगी। एक बात आपसे और हम ये पूछना चाहते हैं कि ज़मीन का तो प्रकार अलग अलग है, ऊंची ज़मीन, मध्यम ज़मीन, निचली ज़मीन, फिर मिट्टी का प्रकार भी अलग अलग है। कहीं जो है वो क्ले सॉइल है, कहीं बलुआही मिट्टी है, कहीं भारी दोमट मिट्टी, कहीं हल्की दोमट मिट्टी, कभी चिकनी मिट्टी। तो ये हर तरह की मिट्टी में जितने आपने फसलों का जी चर्चा की है प्रभेदों की, वो सब हर जगह लगाया जा सकता है। ये जितने भी प्रभेद बताएं ये नॉर्थ बिहार के लिए बहुत सूटेबल स्पीसीज है। जैसे पॉपुलर है, पॉपुलर यदि RD01 194 या G48 नॉर्थ बिहार के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यही जो है आप साउथ बिहार में लगाना चाहेंगे दियारा क्षेत्र में नहीं होगा। दियारा क्षेत्र के लिए जो है जो उपयुक्त प्रजाति है वो 1321 है एक,
उसी तरह से पॉपुलर की। WSL 45 ये साउथ बिहार के लिए बहुत अच्छी स्पेसीज है। और ये भी ध्यान रखना है कि उसका जो पत्ती जो है, पॉपुलर की पत्ती झड़ती है, तो वो उस पत्ती जो झड़ने वाली पत्ती है वो भी ध्यान रखना है कि जब आप गेहूं का रोपाई करते हैं तो उस समय तो वो पत्ती नहीं झड़ रही है, तो उस हिसाब से जो आप गेहूं की प्रजाति है वो कौन लगाएंगे, और फिर पेड़ की कौन प्रजाति है, उसकी पत्ती कब झड़ती है, तो ये सब चीज का भी ध्यान किसान को रखना पड़ेगा। एक सवाल और आपसे हम करना चाहेंगे। बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव ज़मीन के ऊपर पड़ा, खेत के टुकड़े टुकड़े होते चले गए और इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए कि अब उस पर खेती करना उत्पादक नहीं रह गया है, पेड़ लगाया जा सकता है। आप कृषि वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि जो सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, वो फलदार वृक्ष की खेती करें जिसको रिटर्न तुरंत मिले। लकड़ी वाला अगर पौधा लगाते हैं तो उनको देर से रिटर्न मिलता है। अब जैसे फलदार वृक्ष है, जामुन है, कटहल है, आम भी कहीं कहीं है जो दोनों जगह इस्तेमाल होता है, उसकी लकड़ी भी इस्तेमाल होती है, फल भी। तो जो छोटे किसान हैं और ज़मीन उनके पास अगर कम है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में अगर वो आते हैं तो उनको कौन सा वृक्ष आप लगाने की सलाह देते हैं अगर जो फलदार भी हो? किसान भाई, जो हमारा कृषि वानिकी है इसमें जो है कृषि वानिकी में हम पेड़ के साथ साथ उद्यान वाले फसल भी लगाने के लिए बोलते हैं। तो इसमें आम की जो है नई किस्म जैसे आम्रपाली है, मल्लिका है, जो कम दूरी पर लगाने पर भी हर एक साल फल देता है, तो रेगुलर बियरिंग है। तो इस तरह के फल लगाने के लिए लीची की जो है वो शाही वैरायटी, वेरदाना वैरायटी लगाने के लिए बहुत उपयुक्त है। इस तरह की प्रजातियों को लगाना बेहतर होगा। और आप जो बोल रहे हैं कि जो जिसके पास कम ज़मीन है वो कृषि वानिकी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा अनुभव है, हमने हम लोग डायग्नोस्टिक एंड डिजाइन सर्वे करते हैं, उसमें हम किसानों के पास गए थे। तो जिसके पास छोटी ज़मीन है वो ज़्यादा पेड़ लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि यदि ट्रैक्टर उसके अंदर ले जाएंगे तो बगल वाले जो है बोलते हैं कि हमारा अड्डा टूट जा रहा है, ये हो रहा है। तो जिनके पास कम ज़मीन है और जो जिनके पास ज़मीन है लेकिन वो बाहर चले जाते हैं, तो वो जब बाहर से आते हैं तो उनको उस समय पर श्रमिक नहीं मिल पाते हैं, तो वो खेती नहीं करा पाते। तो ये दो तरह के जो हैं, जिनके पास कम ज़मीन है और जो कि यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर कहीं रह रहे हैं और फिर वो बीच बीच में आते हैं, तो ये इस तरह के भी ज़मीन में जो है कृषि वानिकी की व्यापक संभावना है। और हम उन किसानों से मिले हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पास यही एक विकल्प है कि हम पेड़ लगा दें और पेड़ लगा करके जो है हम पर्यावरण को शुद्ध भी रखें और साथ साथ हमको आर्थिक लाभ भी हो। ये पेड़ लगाने से कई तरह के मिलते हैं, जैसे कि आपको शुद्ध हवा मिलेगा साल, और ये शुद्ध हवा सिर्फ आप ही नहीं लेंगे, पूरे संसार को उपलब्ध कराएंगे। हमने देखा है कि जब आप शीशम लगाते हैं तो शीशम में जो है वो 17 से 18 टन कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करता है और उतना ही ऑक्सीजन जो है वातावरण में छोड़ता है। तो आपको शुद्ध हवा देगा पेड़। उसके बाद आपको जो है जल, शुद्ध जल उपलब्ध कराएगा। शुद्ध जल उपलब्ध कैसे कराता है? जैसे वर्षा आया, वर्षा का जब आएगा तो आप पेड़ यदि नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि पानी बाहर बहते बहते निकल जाएगा। लेकिन जब आप पेड़ लगाएंगे तो पत्ती गिरेगी, पत्ती जब गिरेगी तो क्या होगा कि मल्चिंग का काम करता है, वो पानी को पनसोखे की तरह सोख करके और जमीन के नीचे डाल देता है। तो हमने जो है एक ट्रायल लगाया हुआ था, उसमें देखे 30 साल के अंदर में कि कौन पेड़ कितना पानी जमीन के नीचे डाल सकता है। तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा हमको महोगनी जो है वो सबसे ज़्यादा पानी को सोख करके ज़मीन के नीचे डालता है। उसी तरह से चाह वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से पानी को शोषित करके ज़मीन के नीचे डालता है। कचनार का भी पौधा लगाएंगे तो ज़मीन पानी जो है जल्दी शोषित करके ज़मीन के नीचे डालता है। तो इस तरह का जो पेड़ है सेमल है, सेमल में थोड़ा इन्फिल्ट्रेशन रेट कम है, लेकिन तब भी वो लोकल स्पेसीज है, उसका बढ़वाड़ यहाँ बहुत अच्छा है और उसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है और वो फिलर मटेरियल के रूप में काम करता है। यदि प्लाईवुड इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो दो तरह का फिलर मटेरियल होता है, एक तो जैसे कदम का यूज करते हैं, ये भी पानी में बहुत अच्छा ग्रो करता है और सेमल भी पानी में बहुत अच्छा ग्रो करता है।
तो ये दो प्रजाति जो है जब आप चिराई करते हैं फ्लाईवुड का चिराई करते हैं तो चिराई में जो है ऊपर में हम लोग पॉपुलर का डालते हैं और नीचे भी जो है पॉपुलर डालते हैं और बीच वाला जो अंदर वाला बीच है तो उसमें जो है हम लोग कदम सेमल और इस तरह का जो है प्रजाति डाल करके बढ़िया प्लाईवुड बना सकते हैं। एक बात और, जैसे आपने गड्ढे की बात की है तो प्रजातियों का की भी चर्चा की है। अब बीज का एकत्रीकरण तो उसका तो खास समय होता है, या पौधा कहाँ से किसान प्राप्त करें और रोपने की विधि क्या होगी, उसके बारे में कुछ बताएंगे। किसान भाई हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप पौधा वहीं से प्राप्त करें जो कि सर्टिफाइड नर्सरी हो, जैसे वन विभाग की नर्सरी है, वहाँ पर टेक्निकल आदमी होते हैं, वो पौधे तैयार करते हैं और कृषि विश्वविद्यालय वहाँ से आप पौधे तैयार कर सकते हैं। यदि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो जो पौधों को आपको लगाना है उस पौधे का चयन आप अपने क्षेत्र में करें और वो पौधा का चयन, जैसे शीशम है तो शीशम आप यदि लकड़ी उत्पादन के लिए करना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र का एक ऐसा शीशम का पौधा देखें जो कि बीमारी नहीं हो, उसमें कीड़ा बहुत कम लगता हो, पेड़ एकदम सीधा हो और उसका डाली का जो एंगल है जो उसमें निकलता है मुख्य तना से उसका वो 90 डिग्री के आसपास हो, क्योंकि 90 डिग्री का जो आसपास वाला डाली वाला पौधा सेलेक्ट करेंगे उसमें ये खासियत होती है कि वो डाली अपने आप सूख जाता है और उससे जो है बढ़िया लकड़ी प्राप्त होता है, उसमें नॉट नहीं होता है, नॉट फ्री लकड़ी प्राप्त होगा। तो इस तरह के पौधा का चयन कर लें और उसका बीज इकट्ठा करें। तो शीशम का जो बीज जो है तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड, दूसरा है ऑर्थोडॉक्स सीड। तो रिकैल्सिट्रेंट सीड उस तरह के सीड को बोलते हैं कि जो वर्षा के दिन में पौधों को मिलते हैं, जैसे कि कटहल का है उसमें जो है आपको वर्षा के दिन में पौधा बीज इकट्ठा करना है और वर्षा के दिन में तुरंत लगाना है, यदि देर से लगाएंगे तो उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। जामुन है उसका उसी समय इकट्ठा वर्षा के दिन में ही बीज इकट्ठा करना है, वर्षा के दिन में ही लगाना है। जामुन है उसको वर्षा के दिन में ही बीज होता है, वर्षा के दिन में ही लगाना है। आम है वर्षा के दिन में ही इकट्ठा करना है और वर्षा के दिन में ही लगाना है। तो यह सभी रिकैल्सिट्रेंट सीड है। लेकिन कुछ बीज जो होते हैं वो जाड़े के महीने में परिपक्व होते हैं, जैसे कि शीशम हुआ, सागवान हुआ, महोगनी हुआ, ये सभी जो है ऑर्थोडॉक्स टाइप के सीड है। लेकिन उसमें भी महोगनी का जो बीज है वो आप जनवरी में इकट्ठा करें और उसको फरवरी 15-20 तारीख तक आप लगा दें, क्योंकि ज़्यादा देरी करेंगे तो आप उसकी नमी खत्म होने लगेगी और फिर वो जर्मिनेट नहीं करेगा। लेकिन शीशम है और सागवान है, इसके बीज आप जो है दिसंबर से लेकर के मार्च तक इकट्ठा कर सकते हैं और मार्च इकट्ठा करने के बाद आप इसको भंडारित करके आप अगले साल के लिए भी रख सकते हैं। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि जब भी बीज इकट्ठा करें तो सीधे पौधे से तैयार करें। अब है कि हमको इसको लगाना कैसे है, तो लगाने के लिए भी कई विधियां हैं, जैसे कि एक दरभंगा मॉन्ड बोले कि यदि आपको 50 सेंटीमीटर जल इकट्ठा हो रहा है तो उसमें 75 सेंटीमीटर का मॉन्ड ऊंचा जैसा बना लें। लेकिन बहुत ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि 25 सेंटीमीटर ही पानी आता है, तो उसमें नाला टाइप का आपको बंड बनाना पड़ेगा 50 सेंटीमीटर ऊंचा, उठा हुआ। हाँ उठा हुआ, और बीच में फिर नाला छोड़ना पड़ेगा, फिर उठा हुआ बनाना पड़ेगा, फिर नाला छोड़ना पड़ेगा और उसमें जो है पौधा जो है आपको 2 मीटर गुना 2 मीटर की दूरी पर लगाना है। यदि आप अंतर्वर्ती खेती करना चाहते हैं, उसके साथ खेती भी करना चाहते हैं, तो 6 गुना 6, 8 गुना 6, 8 गुना 2, 8 गुना 4, तो इस तरह से आप डिफरेंट स्पेसिंग करके आप खेती के साथ साथ वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो नाला विधि हुआ, मॉन्ड विधि हुआ, ये उत्तरी बिहार के लिए बहुत अच्छी विधि है। बांस के बारे में हम कुछ आपसे जानना चाहते हैं। वृक्ष को कहा जाता है कि मनुष्य का सबसे विश्वसनीय मित्र है और जब से व्यक्ति जन्म लेता है तब से लेकर उसकी अंतिम यात्रा तक जो है वृक्ष का साथ रहता है। बांस जो है, बांस की कुछ खास प्रजाति की खेती हमारे यहाँ होती है, जैसे हरौत है, चाब है, लाठी बांस है, मकोड़ जिसको टोकरी बनाने के काम में आते हैं। इधर राष्ट्रीय बैम्बू मिशन के द्वारा एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे बिहार में है, जो वो कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी है, वहाँ उसकी एक शाखा है, वहाँ प्रोसेसिंग की व्यवस्था है और वहाँ ग्रीन हाउस में टिश्यू कल्चर से बहुत अच्छी किस्म के बांस का भी उत्पादन हो रहा है। बांस की खेती अगर किसान करना चाहें और जो आधुनिक जो वेराइटी है, जैसे बम्बूसा की बात करते हैं, बलकोवा, उस तरह का
जिससे ज़्यादा लाभ उनको मिले, तो बांस की खेती के बारे में कुछ सलाह दें। किसान भाई, उत्तरी बिहार में जो है हम लोगों के यहाँ हरौत बांस जो है वो बहुत पॉपुलर है। अब हरौत बांस में एक समस्या क्या है कि वो बड़ा होने के बाद छितर जाता है, लेकिन उसी में से हम लोग जो सीधा बांस होता है उसका चयन करते हैं और उसको टिश्यू कल्चर विधि से पौधा तैयार करके हरौत बांस का वो किसानों को उपलब्ध कराते हैं। तो इस संबंध में जो है वो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में पौधा उगाने से लेकर के उसका प्रोसेसिंग तक के व्यवस्था की गई है। तो जो हरौत बांस है ये पानी को बर्दाश्त करता है। उसी तरह से बम्बूसा बैम्बू है, ये भी पानी को बर्दाश्त करता है, लेकिन जैसे डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस है वो पानी को बर्दाश्त नहीं करता है, वो साउथ बिहार के लिए बहुत उपयुक्त प्रजाति है। तो इस तरह के बांस को आप लगा सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो हम पौधा लगाते हैं बांस का, अमूमन पौधा हम कई विधि से ग्रो करते हैं। एक तो माइक्रो प्रोलिफरेशन है, उसमें क्या होता है कि बांस का बीज हम इकट्ठा करते हैं और उसको लगाते हैं। जब लगाते हैं तो उसमें 6-7 महीना के बाद उससे 7-8 टीलर निकलता है। उस टीलर को हम काट लेते हैं और फिर अलग अलग पॉलीथीन में डाल करके उससे पौधा तैयार करते हैं। तो इस तरह से जो पौधा तैयार करते हैं वो ट्रू टू दी मदर तरह होता है, वो अपनी माँ की तरह होता है। तो जैसे माँ यदि आपको 30 से 35 टन पर हेक्टेयर उपज दे रहा है तो यह भी 30 से 35 टन आपको उपज देगा। दूसरा विधि है कि आप उसका राइजोम को उखाड़ करके लगाएं। तो राइजोम से उखाड़ करके आप बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र में पौधा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अमूमन हमारे यहाँ राइजोम से ही, पुरानी विधि तो वही रही है कि राइजोम से उखाड़ कर ही उसको लगाते हैं। लेकिन यदि आप ज़्यादा क्षेत्र में तो माइक्रो प्रोलिफरेशन बेस्ट है। दूसरा टिश्यू कल्चर से जो पौधा तैयार है उससे आप पौधा लगा सकते हैं, लेकिन टिश्यू कल्चर से पौधे में भी कुछ कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे कि उसमें मोर्टिलिटी ज़्यादा होता है, उसमें विविधता बहुत कम होती है, वो कीट और फफूंद से जल्दी आक्रांत होते हैं। तो इस सब चीज़ के बारे में आपको विस्तृत जानकारी लगा करके बांस लगा सकते हैं, लेकिन ये 2 प्रजाति बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो है जो एक हमारे यहाँ थायरोस्टिकस ओलेवरी है जिसको भालन बांस बोलते हैं। भाला बांस बोलते हैं। हाँ, वो बांस में क्या खासियत होता है कि वो छितरता नहीं है और किसान का उत्पादन भी बहुत देता है, और उसका बांस चूंकि सीधा होता है तो उसका दाम भी किसानों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में लगाया जा सकता है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में लगाते हैं। वो अमूमन जो है हम देखें लीची के बागान में किसान भाई भालन बांस लगाते हैं, तो उससे लीची के फलन के उत्पादन में भी कमी नहीं आती है, आम के फलन के भी उत्पादन में कमी नहीं आती है, और बांस का भी उत्पादन उसका जो है 17 से 18 टन पर हेक्टेयर है। तो और वो पानी को भी बर्दाश्त करता है। तो ये 2-3 किस्म जो है उत्तरी बिहार के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। बांस से उत्पाद भी सर बहुत बनाया जा रहा है आजकल। देखते हैं कि उसे पहले तो टोकरी बनाते थे, घर के इमारत के काम में लाते थे, या वो उसका एक सीमित दायरे में उसका उपयोग था। लेकिन अब चूंकि भारत सरकार का भी पूरा ध्यान है इसके तरफ, और हमारे बिहार में भी उस पर बहुत कुछ काम हो रहा है, और आप कृषि वैज्ञानिकों का भी सहयोग है, तो और फर्नीचर बनाने के लिए, पलंग बनाने के लिए, और बहुत सारे जो दूसरे तरह से उसका इस्तेमाल है, बैग वगैरह बनाने के लिए अनेक तरह से उसका इस्तेमाल हो रहा है। और पानी का बोतल की जगह पर बांस का बोतल आजकल प्रचलन में आ गया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रशिक्षण और की व्यवस्था कहीं कुछ है इसके बारे में? देखिए किसान भाई, बांस के लिए हमारे यहाँ एक यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट है, उसमें डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव उनके इंचार्ज हैं, और वहाँ पर आपको 10 से 15 दिन तक में ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा इंटरप्रेन्योरशिप, यदि उसका व्यवसाय करना चाहते हैं उसके लिए 3 महीने के प्रशिक्षण की व्यवस्था माननीय कुलपति महोदय द्वारा की गई है, और वो निःशुल्क प्रशिक्षण है। आप अपना आवेदन दे करके जब चाहें, वहाँ सारा प्रोसेसिंग है, यूनिट दिया हुआ है कि आप बांस की कटाई कैसे करेंगे, छिलाई कैसे करेंगे, उसका चिकनाई कैसे करेंगे, ये सारी व्यवस्था उसमें की गई है। और वहाँ पर प्रशिक्षण जो है पौधा ग्रो करने से, टिश्यू कल्चर पौधा से लेकर के आप माइक्रो प्रोलिफरेशन या अन्य विधि से जितना भी है वो पौधा ग्रो करके से लेकर के उसका प्रोसेसिंग तक, जैसे कि कप प्लेट बनाना, थाली बनाना, ये सभी जो है इसका प्रशिक्षण वहाँ दिया जाता है।
और ये इस प्रशिक्षण को प्राप्त करके आप जो है फर्नीचर भी बहुत अच्छा बना सकते हैं और उसका व्यापारिक लाभ भी सकते हैं। देखिए, आप यदि एक बांस का उपयोग सूप के लिए कीजिएगा तो उससे 5 सूप बनेगा, लेकिन यदि माचिस की तिल्ली बनाना चाहें तो उससे 93 लाख माचिस उससे प्राप्त होता है और एक 50 तिल्ली वाला एक माचिस बनता है। इसके अलावा फाइबर बोर्ड बना सकते हैं। आजकल खिड़की फर्नीचर वगैरह भी बांस का बना सकते हैं। वो भी तो सर ताइवान से अभी तक हाल तक यहाँ आयात किया जाता था, लेकिन अब उसके बांस के बारे में आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं, बांस जो है ना, पूरे बांस जो बिहार की जो बांस की प्रजाति है वो पूरे विश्व में बहुत अच्छी थी। और आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि यहीं से बांस की प्रजाति 1918 ईस्वी में यहाँ से बीज लेकर के ताइवान अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर गया। भारत सरकार और बिहार सरकार की बांस परियोजना के चलते फिर नए सिरे से इस क्षेत्र में कार्य हो रहा है और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सब और दोनों इस दिशा में प्रयासरत है और बहुत बड़े क्षेत्रों में बांस की खेती कर रहे हैं। और किसान भाई यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके, और जो किसान भाई प्रशिक्षण प्राप्त करके उद्योग भी लगा रहे हैं, उसके बाद भी यदि किसी चीज की कमी लगती है तो आप इन कृषि विश्वविद्यालय में और बिहार सरकार का जो है हरियाली मिशन के तहत भी परियोजना चल रही है, उसमें इप्रिटी के साथ जो है कोलैबोरेशन है और विपिन चावला उसके इंचार्ज हैं, वो हर एक जिले में प्रशिक्षण देंगे और इस तरह से जो है आप कृषि हमारे किसान आप जुड़ सकते हैं। ऐसा है डॉक्टर झा, जो आपने हमारे किसान भाइयों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वृक्षारोपण कैसे करेंगे, एक वैज्ञानिक उनको जानकारी उपलब्ध कराई है। हम आशा करते हैं कि आपके द्वारा जो दी गई जानकारी हमारे किसान जरूर उससे लाभान्वित होंगे। आप हमारे स्टूडियो में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।